उसके हिसाब से तो उस वक्त उसकी बीवी को तनफन करते हुए आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो बीवी ने रो रो कर हाल बुरा कर रखा था और बहन उसे लिए आ रही थी। तवक्को के बरअक्स हालात देखकर वो परेशान हुआ। भाई, आपके और नूर के दरमियान जो भी इख्तलाफात हैं उन्हें अभी के अभी सुलझा लें, इससे पहले कि गलत फहमी और बढ़े। इन दोनों को अकेला छोड़कर वो जा चुकी थी। एक गहरा सांस भरकर उसने नूर की तरफ देखा। शदीद रोने के बायस नाक और गाल टमाटर की तरह सुर्ख हो गए थे। आंखों के पपोटों पर भी हल्की हल्की गुलाबी सूजन आ रही थी, जबकि नीली आंखों में सुर्ख डोरे तैर रहे थे। एक पल के लिए उसका दिल किया झट से आगे बढ़कर उसे गले से लगा ले, मगर फिर खुद पर जब्त के पहरे बांध कर वहीं खड़ा रहा। अब अपने शौहर से ऐसा भद्दा मजाक करने की इतनी सी सजा तो बनती थी। क्या हुआ आपको? क्यों रो रही हैं? वो तो ऐसे अनजान बन गया जैसे कुछ मालूम ही ना हो। हाँ, अब आपको कैसे मालूम होगा कि मैं क्यों रो रही हूँ? फिक्र मोहब्बत जो नहीं रही आपको मुझसे, अब तो आप किसी और से मोहब्बत। गले में आंसुओं का गोला अटकने के बायस बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए। तुमसे किसने कहा कि मैं किसी और लड़की से मोहब्बत करता हूँ? आपने नहीं कहा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से सुना था। आप फोन पर बात कर रहे थे। मुझे आप पर कितना यकीन था। वो रूहान सी हुई। समझ नहीं आ रहा था अपने अंदर का गुस्सा दुख कैसे उस पर जाहिर करे। भरोसा तो मुझे भी तुम पर बहुत था। मुझे नहीं लगा था कि तुम कभी मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलोगी। वो सच में बहुत डिसअपॉइंट हुआ था। जानती हो कितना परेशान था। एक एक पल अजाब लग रहा था। ये सोच सोच कर दिमाग खराब हो रहा था, कहीं तुम मुझसे दूर न चली जाओ। अगर तुम्हें हमेशा के लिए मैं भूल गया तो मेरा क्या होगा? ऐसा कौन सा तरीका अपनाऊं जिससे तुम्हें सब याद आ जाए? जब भी तुम्हारे सामने आता था, तुम्हारी आंखों में अपने लिए अजनबियत देखकर मेरा दिल कट कर रह जाता। इसीलिए खुद को अपने काम में हद से ज्यादा बिजी कर लिया, लेकिन तुम्हें फिर भी एहसास नहीं आया। मुझ पर नहीं तो हमारे इस रिश्ते पर तरस खाकर बता देती कि ये सब झूठ है। आज वो सारे हिसाब बराबर करने का इरादा रखता था। नूर कुछ पल के लिए बेहिसो हरकत खड़ी रही। कब सोचा था इतनी छोटी सी शरारत का सब पर इतना गहरा असर होगा। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था जैसा ये सब हो गया। मैंने तो सब आपको परेशान करने के लिए ये सब झूठ बोले थे। फिल्मों में देखा था, जब लड़की की याददाश्त चली जाती है तो लड़का बहुत परेशान होता है, उससे दोस्ती करता है, फूल लाता है, नए नए गिफ्ट देता है, घुमाने ले जाता है, उसे आइसक्रीम खिलाता है, हत्ता कि हर नाजो नखरा बर्दाश्त करता है। मेरा भी कुछ यही इरादा था, लेकिन यहाँ तो फिल्मों जैसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि आप तो मुझसे बात भी नहीं करते थे, मेरे सामने भी नहीं आते। मेरे कमरे में आना तो बहुत दूर की बात है। आप तो घर में भी बहुत कम नजर आने लगे। जानते भी हैं शुरू शुरू में मुझे चलने में किस कदर तकलीफ होती थी, लेकिन मैं फिर भी पूरे मलक हाउस का चक्कर लगाती थी कि कहीं आप मुझे नजर आ जाएं। मैंने जो कुछ भी सोचा था उसका 1% भी सच नहीं हुआ। वो बामुश्किल अपने आंसू रोके अरसल पर अपनी बचकानी सोच के नए नए इंकशाफात कर रही थी। और वैसे भी ये सब काम वो करते हैं जो अपनी बीवी से प्यार करते हैं। आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। जैसे ही आपको पता चला कि मैं आपको भूल गई हूँ, आपके तो देसी घी के चिराग जल उठे होंगे और आप निकल पड़े अपने लिए कोई नई बीवी ढूंढने। बेदर्दी से आंसू साफ करके कहर बरसाती नजरों से अरसल की तरफ देखा, जो अभी तक होंकों की तरह उसे देख रहा था। ओह, तो मतलब ये सारे झूठ मेरी तवज्जो पाने के लिए किए थे। सारी बात समझ आने पर वो सर पर हाथ मार के रह गया। एक नजर उसके खफा खफा रूप को नजरों में बसाया। अगर तुम मुझसे इन सारी चीजों की उम्मीद कर रही थी, या फिर तुम सच में मुझसे ये सब करवाना चाहती थी, तो मुझे खुद से बोलकर बता दिया होता। आई प्रॉमिस, तुम्हारी सोच से बढ़कर मैं तुम्हारे नखरे उठाता। झूठ, सब झूठ। आप तो बस अपनी मोबाइल वाली से प्यार करते हैं, सारे नखरे भी उसी के उठाएंगे। मैं आपकी जिंदगी में कुछ नहीं हूँ, और अब मैं इस घर में भी नहीं रहूंगी। मैं अपने भाई के पास जाऊंगी, वही करेंगे आपका इंसाफ। ये एक तरह से धमकी थी। इससे पहले कि वो अपनी धमकी को अमली जामा पहनाने के लिए बाहर जाती, अरसल ने उसकी हनाई कलाई पर गिरफ्त मजबूत करके उसे अपनी तरफ खींचा। जैसे ही वो उसके सीने से टकराई,
लम्हे के 1000वें हिस्से में अरसल उसे अपने मजबूत बाजुओं के हिसार में कैद कर चुका था। तुम मेरी जिंदगी हो, जिंदगी की सांसों की धड़कन की अहमियत रखती हो। नूर है तो अरसल मलक भी है। माँ बाप, बहन, दोस्त, उन मुखलिस रिश्तों की मोहब्बत की तरह अगर मैं किसी मोहब्बत पर कामिल यकीन रखता हूँ तो वो तुम्हारी मोहब्बत है। आज कर लिया, आइंदा भूले से भी मेरी मोहब्बत पर शक न करना। सरगोशी नुमा गंभीर लहजा कुछ पल के लिए नूर को अपने शहर में जकड़ गया। लेकिन मैंने आपको पता नहीं किससे फोन पर बात करते हुए अपने कानों से सुना था। एक बार फिर वो मारे बेबसी के रो दी। वो सब नाटक था। लबों में मुस्कुराहट रोके गोया उसने नूर के सर पर धमाका किया। क्या वो सब झूठ था? वो हैरान हुई। अरसल ने आंखें पटपटा कर मासूमियत की इंतहा कर दी। आपने ऐसा क्यों किया? छोटी सी नाक अब गुस्से से सुर्ख हो गई थी। करना पड़ा मेरी जान, तुम सब कुछ भूल जाने का नाटक कर रही हो। ये बात मैं बहुत पहले से जानता था। मुझे तुम पर काफी गुस्सा आया, लेकिन फिर सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे तुम खुद ये कबूल कर लो कि तुम्हें सब कुछ याद है और ये भूल जाना वगैरह ये सब नाटक हैं। अब नूर के सर पर नए नए इंकशाफात के पहाड़ टूट रहे थे। कुछ पल हैरान परेशान साकित खड़े रहने के बाद अचानक उसने अरसल के सीने पर छोटे छोटे मुक्कों की बारिश कर दी। आप बहुत बुरे हैं। उसकी नाजुक सी मार का भला अरसल पर क्या असर होना था? उल्टा उसकी गुस्से से फूली छोटी सी नाक देखकर छत फाड़ कह कहा बुलंद हुआ। सब कहाँ चले गए? आज वो मामूल से जल्द घर आ गया था, क्योंकि आज का दिन उन सब के लिए बहुत खास था। लेकिन घर आते ही हर तरफ खामोशी मुंह चिढ़ा रही थी। तभी घर में इधर उधर चीजें समेटती नौकरानी पर नजर पड़ी तो पहली फुर्सत में यही सवाल किया। सब लोग असवद साहब के घर गए हैं। आज के दिन के लिए उन्होंने अपने घर में फंक्शन रखा है। ठीक है। घर में कोई नहीं है? नहीं, मिशी मैडम है। वो 2 बजे ऑफिस से घर आई थी, तब से सो रही हैं। तो बाकी सब ने सोचा कि वो आपके साथ ही फंक्शन में घर आ जाएंगी। मिशी घर पर है। ये सुनकर ही उसका दिल गार्डन गार्डन हो गया। दो सीढ़ियां फैलांग कर अपने कमरे के दरमियानी रास्ते को अबूर किया। अंदर दाखिल होकर सबसे पहले नजर बेखबर ख्वाब खरगोश के मजे लेती मिशी पर गई। ऑफिस बैग एक तरफ रखा और जल्दी से फ्रेश होने चला गया। कुछ दिनों से काम के प्रेशर की वजह से वो उसे वक्त ही नहीं दे पा रहा था। ऊपर से मिशी भी आजकल अपने डैड के बिजनेस को समझने में बहुत ज्यादा बिजी थी। फ्रेश होकर वो सीधा बेड पर उसके बराबर आ लेटा। कुछ पल नजरों ने इन बंद पलकों का अहाता किया। पहले से ही वो कितनी खूबसूरत थी, मगर अब और भी ज्यादा होती जा रही थी। शायद ये चांद की कुर्बतों का असर था, या फिर अब उसने खुश रहना सीख लिया था। आस्तगी से उसे अपनी आगोश में लेकर वो सीधा उसकी सुराहीदार गर्दन पर झुका। दीवानावार उसकी गर्दन पर अपनी मोहब्बत की छाप छोड़ते हुए वो उसकी नींद तोड़ने में कामयाब हो चुका था। चांद, गनूदगी में डूबी आवाज उभरी। मैं नाराज हूँ। वाकई खफा खफा अंदाज था। साथ ही नाजुक से हाथ से उसके मजबूत कंधे को परे धकेलने की कोशिश की गई। क्यों नाराज है मेरी जान? कान के पास गंभीर सरगोशी उभरी। पल भर के लिए मिशी का दिल जोर से धड़का, लेकिन फिर वही अजली गुस्सा उमड़ आया। मैं सारा दिन इतना काम करती हूँ, बहुत थक जाती हूँ। तो इस वजह से मुझसे नाराजगी है? हाँ, क्योंकि मुझ पर इस कदर काम का भार भी आपने ही डाला है। रूहानसी हुई तो चांद की गिरफ्त भी कुछ वक्त के लिए ढीली पड़ गई और यही मौका गनीमत देकर वो तेजी से उसके हिसार से बाहर निकल आई। ये सब मैं तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं कर रहा, तुम्हारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ, ताकि इस समाज में तुम्हारा एक नाम और मुकाम बन सके। मैं चाहता हूँ लोग तुम्हें मेरे नहीं बल्कि तुम्हारे नाम से जाने। मैं उन तंग जहन मर्दों जैसा नहीं हूँ कि बीवी को घर की 4 दीवारी में कैद करके रखूं। मैं इस बात पर ज्यादा यकीन रखता हूँ कि औरत हर मैदान फतह कर सकती है। वो उसे इस सब की वजह बता रहा था और मिशी का मारे हैरत के मुंह खुल गया। क्या सच में वो ये सब इसी की भलाई के लिए कर रहा था? उसने तो आज तक जितना सुना था, जो भी लोग देखे थे, उनके हिसाब से औरत को घर में बैठकर चूल्हा चौखा करवाया जाता था और इसने भी शादी से पहले ही अपना दिमाग इसी तरह से सेट कर लिया था। फिर जब चांद ने उसे ऑफिस जाने के ऑर्डर दे दिए तो उसे अजीब लगा। मैं आइंदा से ये जिम्मेदारी पूरे दिल से निभाने की कोशिश करूंगी।
वो खिल के मुस्कुराई। चलो अब तैयार हो जाओ, आज हमारी तारा का बर्थडे है और जहां तक मालूम है मुझे, उसे सबसे ज्यादा अपनी भाभियों प्लस बहनों का इंतजार होगा। उसके चेहरे की शोक लिटों को कान के पीछे करके वो उसे नसीहत करता खुद भी उठ खड़ा हुआ। मिशी फ्रेश होने चली गई और वो खुद किचन में कुछ खाने को ढूंढने चला आया। एक बार फिर मलक हाउस में रौनक लग गई थी। आज पूरे मलक हाउस को तो नहीं मगर हॉल को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। ये कोई ज्यादा बड़े पैमाने पर फंक्शन न रखा गया था, बल्कि सिर्फ घर के लोगों और तारा की दोस्तों को ही मदऊ करके एक छोटी सी बर्थडे पार्टी अरेंज की गई थी। बेहतरीन खाने की खुशबू और अच्छे डेकोरेशन से हॉल बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। सुर्ख सफेद हार्ट शेप के गुब्बारे नीचे फर्श पर बिखरे थे, जो अगर किसी के पांव नीचे आकर फूट जाता तो सारे हॉल में मौजूद लोगों का कहकहा बुलंद होता। गहरे नीले रंग की बहुत सारे जालीदार घेरों की फ्रॉक के साथ चूड़ीदार पाजामा, गले में भारी कामदार दुपट्टा फैलाए, बालों को खुला छोड़कर दाएं तरफ से हल्का सा डिजाइन बनाया गया था और आज चश्मे को खैर बात बोलकर काली आंखों में लेंस लगा लिए गए थे। इन सब पर नेचुरल मेकअप से खूबसूरत नकूश को सजाए वो कहीं से आई छोटी सी परी लग रही थी। चंबेली तो कितनी बार उसकी नजर उतार चुकी थी। किरत ने कान के पीछे काला टीका लगाकर सारा मामला ही खत्म कर दिया था। अरसल और चांद बार बार उसके फूले फूले गाल खींच रहे थे, जिस पर वो अपने मेकअप खराब होने की दुहाई दे रही थी और बार बार मुस्तफ़ा से इन दोनों की शिकायत भी लगा रही थी। असवद और सलीम एक तरफ खड़े सबको हंसते मुस्कुराते देखने के साथ साथ बिजनेस की बातें भी कर रहे थे, जबकि लड़कियों की अपनी ही बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। उनके दरमियान आज गुफ्तगू के निशाने पर नूर थी और उसके बाद मिशी की बिजनेस लाइफ। कुछ दूरी के फासले पर यूसुफ और शम्स साहब इन सबको देखकर मुस्कुरा रहे थे। क्या देख रहे हो शम्स? यूसुफ साहब कब से उन्हें खामोश देख रहे थे, फिर आखिरकार सवाल कर ही डाला। कुछ नहीं यूसुफ, देख रहे हैं बाज़ औक़ात जो चीज़ नामुमकिन लगती है वो कुदरत कैसे और किसी के जरिए से मुमकिन करवा देती है। सालों पहले जब मेरा सब उजड़ गया, कोई अपना न रहा था, तब मुझे नहीं लगा था जिंदगी में कभी भी मेरे और मुस्तफ़ा की जिंदगी में खुशियों भरे लम्हे दोबारा आ सकते हैं। कभी मेरे आस पास अपनों की हंसी कह कहे भी गूंज सकते हैं, लेकिन मेरे पोते ने ये कर दिखाया। इस वक्त मैं सोचता था आखिर हम दोनों क्यों जिंदा बच गए, लेकिन आज इतनी खुशियां देखकर हम शुक्र अदा करते हैं कि हम जिंदा हैं। बोलते बोलते कब उनकी आंखों से आंसू टूटकर बहने लगे उन्हें इल्म ही ना हुआ। यूसुफ साहब ने उनके कंधे पर हाथ रखा। बुरा वक्त गुजर गया यार, हमें आज में जीना सीखना होगा। अगर हम वो सब याद करेंगे तो शायद जिंदगी की इन खुशियों का मजा ना महसूस कर सकें। भूल जाओ। नहीं यूसुफ, हम नहीं भूल सकते। आखिर ये सब हुआ भी तो हमारी औलाद की वजह से था। एक औलाद ने दूसरी औलाद को उजाड़ डाला। कुछ याद करके उनका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो गया। यूसुफ साहब भी बस गहरा सांस लेकर रह गए। चलो भाई केक काटो, क्या सारी रात यहीं गुजारनी है? असवद ने बुलंद आवाज में सबको अपनी तरफ मुतवज्जे किया। सभी अपनी अपनी जगह छोड़कर हॉल के दरमियान सजाई गई टेबल की तरफ बढ़े। तारा तो हाथ में नाइफ पकड़े पिछले 5 मिनट से केक का नया पांचा करने के लिए टेबल के आसपास ही दंदना रही थी। जैसे ही सब लोग मेज के आसपास जमा हुए, सबसे पहले उसने अपनी जगह संभाली। चंबेली और किरत फ्रीजर से आइसक्रीम केक लेकर आईं। चांद ने उसे टेबल पर रखने में मदद की। अरसल ने केक पर छोटी छोटी 16 कैंडल सजा डाली। बाकी सब ने भी अपनी अपनी टोपियां सिरों पर अटका लीं। तारा ने सबकी तरफ देखा और गहरी मुस्कुराहट लिए केक की तरफ मुतवज्जे हुई। उसके केक काटते ही सबने बर्थडे सॉन्ग गाना शुरू किया। हाल में दाखिल होते एहसन के कानों में जब ये आवाज पड़ी तो वो कुछ देर के लिए वहीं रुक गया। सब एक साथ मौजूद थे। हर एक के चेहरे पर अलवही खुशी की चमक थी और इन सब में वो किसी शहजादी की तरह सजी संवरी केक का एक बड़ा सा पीस उठाकर सबको एक एक करके खिला रही थी। सभी लोग खुश थे। जो उसके अपने थे वो भी खुश थे और जिनसे खून का रिश्ता नहीं था वो भी। क्या सबकी पैदाइश पर उसके माँ बाप यूं ही खुश होते हैं? दिले नादा के किसी कोने में सवाल उभरा।
जिसका जवाब दर्द के सिवा कुछ नहीं था। आंखों में इंचाही नमी फैलने लगी। मुस्तफ़ा ने मुड़कर उसकी तरफ देखा, जिस पर वो तेजी से रुख मोड़कर दूसरी तरफ मुड़ गया। अगर वो उसकी आंखों में इस तरह नमी फैले देख लेता तो अच्छी खासी क्लास लगती। ओए, तुम भी आए हो मेरी बर्थडे में? सबसे तहाए वसूल करके अब उसे भूख सताने लगी थी। तभी वो खाने की तरफ दौड़ी चली आई, लेकिन वहां नजर एहसन पर पड़ने पर वो हैरान रह गई। हाँ, मैं मुस्तफ़ा भाई के साथ आया था, सर झुकाकर अपने काम में मगन साफ जवाब दिया। तो फिर इस वक्त जब मैं केक काट रही थी तुम नहीं आए? तारा ने भवें उचकाए। बस वैसे ही मैं यहाँ खाने का इंतजाम संभाल रहा था तो मुझे ध्यान नहीं रहा। अब साफ झूठ बोला गया था। केक खाया तुमने? नहीं, यक लफ्जी जवाब आया। तुम्हारी तबीयत ठीक है? उसका भारी लहजा महसूस करके तारा को तशवीश लाहक हुई। ठीक है। ओके, तुम मेरे लिए खाने की बड़ी सी प्लेट में कोरमा, बिरयानी और सलाद निकाल कर रखो। उसे ऑर्डर देती वो खुद टिप टिप करती अपनी छोटी सी हील पर घर के अंदरूनी किचन की तरफ बढ़ गई। खामोशी से बड़ी प्लेट उठाकर उसने तारा को ध्यान में रखकर थोड़े से चावल, एक तरफ दूसरी तरफ थोड़ा सा कोरमा और एक तरफ सलाद रख डाला। इतने में वो भी किसी बोतल के जिन की तरह दोबारा नमूदार हो गई। अब उसके हाथ में भी एक प्लेट थी जिसमें केक का बड़ा सा पीस और एक चम्मच रखा था। अपनी प्लेट एहसन की तरफ बढ़ाकर उसके हाथ की प्लेट खुद थाम ली। लो, केक खा लो और जल्दी खाना, ये आइसक्रीम केक है, ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगता है। उसे दोबारा हुक्म देकर वो अपनी प्लेट की तरफ मतवज्जे हुई, मगर इतनी बड़ी प्लेट में थोड़ा सा खाना देखकर मानो उसे कोई सदमा लग गया हो। ये क्या तुमने चिड़ियों के लिए खाना डाला है? दांत पीस कर उसने बाकायदा एहसन को सख्त घूरी से नवाजा, जबकि एहसन ने नासमझी से उसके गुस्से में तमतमाते चेहरे की तरफ देखा। मगर कुछ ही देर में सब साफ साफ समझ आ गया। जब उसने खुद आगे बढ़कर प्लेट में बिरयानी और कोरमे की डबल मिकदार डाल ली, अब सदमा लगने की बारी एहसन की थी। एक नजर उसके नाजुक से वजूद को देखा, दूसरी नजर खाने से भरी प्लेट को। गला तर्क करके उसने अपने केक की तरफ देखा। अगले ही पल वही प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई। ये भी खाएं। नहीं, ये मैं पहले ही आधा केक खा चुकी। शाने बेनियाजी से बाल झटक कर वो एहसन को हैरान परेशान वहीं छोड़कर आगे बढ़ गई। मुस्तफ़ा जो कब से इन दोनों को गौर से देख रहा था, एहसन को होंकों की तरह साकत देकर खुल के मुस्कुराया। ये छोटी आफत मेरे एहसन के लिए ठीक रहेगी। आज लीजा और अनवर दोनों गाड़ी में एक साथ बैठे थे। जहां अनवर के दिल में बदले का लावा उबल रहा था, वहीं लीजा के दिल में भी मुस्तफ़ा शाह के लिए बदले की चिंगारियां दहक कर आग की सूरत अख्तियार कर गई थीं। रुमान शाह के इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो दोनों बुढ़े इसी पार्क में वर्जिश करने आते हैं। पिछले आधे घंटे से वो दोनों शम्स और यूसुफ साहब का इंतजार कर रहे थे। अनवर ने हर तरफ से तसल्ली करने के बाद यूसुफ साहब को मौत के घाट उतारने का फैसला किया था। वैसे इरादा तो उसका किर्रत को मारने का था, क्योंकि शौकत के मुताबिक असवद मलक ने उसकी मां को किर्रत की वजह से मारा था। लेकिन शादी के बाद किर्रत सिर्फ जरूरत के वक्त घर से निकलती थी। रूप की तरफ उंगली उठाने से भी रुमान शाह ने उसे मना कर दिया था। अरसल मलक का वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, बल्कि अगर वो अरसल से पंगा लेने जाता तो शायद वो अपने जाल में खुद फंस जाता। फिलवक्त मलक घराने की सबसे कमजोर कड़ी यूसुफ साहब थे, जिन तक रसाई भी बहुत आसान थी। इसी वजह से अनवर ने उसे अपना शिकार बनाने का सोचा था। दूसरी तरफ लीजा भी अपने डैड और चाचू की मौत का बदला उसके दादाजी को मार कर लेना चाहती थी। लंदन में वो इतना तो जान गई थी, वो दोनों दादा पोता नहीं बल्कि एक दूसरे की जिंदगी हैं, एक दूसरे के जीने की वजह है। इसीलिए अगर शम्स शाह मरता है तो एक तरह से मुस्तफ़ा शाह की कमर टूट जाएगी। बिलाखिर उनका इंतजार खत्म हुआ और वो दोनों ऐन उनकी गाड़ी के सामने से आते दिखाई दिए। आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों शायद रोड क्रॉस कर रहे थे और इसी का फायदा उन दोनों ने उठाना था। इन दोनों के चेहरों पर शैतानी चमक उभरी और अगले ही पल गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ाकर इन दोनों की तरफ बढ़ाई। जैसे ही गाड़ी ने इन दोनों को उड़ाया, वैसे ही उनके पीछे पीछे आए रुमान शाह के आदमियों ने शम्स शाह की बॉडी को एक अलग गाड़ी में डाला और रुमान शाह की मतलूबा जगह ले जाने के लिए रवाना हो गए। जबकि अनवर ने गाड़ी कुछ दूर और ले जाकर
वापस रिवर्स में डाली। एक बार फिर गाड़ी फुल स्पीड से यूसुफ साहब की तरफ बढ़ाई। उसके दिल में जरा रहम नहीं आया और रोड पर खून में लथपथ वजूद से कराहते यूसुफ साहब के वजूद पर से गाड़ी गुजार दी। मुस्तफ़ा शाह, माना कि बचपन से लेकर अब तक तुमने ये बसात बहुत अच्छे तरीके से खेली थी, लेकिन मैं मानता हूँ छोटे छोटे प्यादों को हराने से मिली जीत का कोई मज़ा नहीं होता। मज़ा तो आखिरी वक्त में पूरी बाजी पलट देने का है, जो आज मैंने किया है। अपने सामने बिछी शतरंज का बिसात में से एक प्यादा उठाकर सीधा बादशाह को गिराया। मेरे एक छोटे से प्यादे ने तुम्हारी कमर तोड़ डाली। सरशार होकर रानी को अपनी मुट्ठी में लिया। अब बादशाह की बच्ची कुची जान मैं निकालूंगा और फिर रानी होगी मेरी। आंखें बंद करके रूप के नाजुक सरापे को तसव्वुर करके वो खुशी से झूम उठा। तभी अनवर दोबारा उसी झोंपड़ी में दाखिल हुआ जहां आज से कुछ दिन पहले उसने अमल को मारा था। अरे आओ आओ अनवर, शायद जिंदगी में पहली बार तुमने कोई ढंग का काम किया है। अनवर को देखते ही उसकी पांछें खुल गईं। शुक्रिया बास, वो बस हल्का सा मुस्कुरा सका। कुछ भी था, वो ये भी नहीं भूल सकता था कि वो उसकी बेटी का कातिल है। तभी लीजा भी नाक पर रुमाल रखे इसी झोपड़ी में दाखिल हुई। छी छी छी, यक, डिस्कस्टिंग। रोमान डार्लिंग, तुम इस गंदी जगह में क्या कर रहे हो? झोंपड़ी की इस कदर खराब हालत पर उसे उबकाई आने लगी। लीजा डार्लिंग, बस कुछ देर सब्र। अब तुम दोनों इतना अच्छा काम करके आए हो, उसके बाद मेरा फर्ज बनता था कि मैं तुम दोनों को इनाम दूं। ओह वाह, गिफ्ट! वो सच में खुश हो रही थी। खुशी तो अनवर को भी बहुत हुई थी। बहुत सोच विचार के बाद आखिरकार मैंने इस पेशकदमी तोहफे का तुम दोनों के लिए इंतजाम किया है। शतरंज को उठाकर नीचे रखा और टेबल तले से एक चौकोर गोल्डन पैकिंग में बड़ा सा गिफ्ट उठाकर दोबारा उसी टेबल पर रखा। आज तक तुमने हमारा जितना भी साथ दिया, ये इन सब की कीमत है। रोमान ने जानबूझकर लफ्ज कीमत अदा किया ताकि इन दोनों का तजस्सुस बढ़े और वाकई वो दोनों ही दिलचस्पी से इस बॉक्स को देखने लगे। मैं आज शाम की फ्लाइट से दुबई जा रहा हूँ और आज के बाद हम सब का एक दूसरे से कोई राब्ता नहीं होगा। इस आखिरी बात पर अनवर ने सुख का सांस लिया। यही तो वो चाहता था कि उसे उसका हिस्सा मिले और वो इन सब से अलग हो जाए, और आज वो दिन आ गया था। रोमान, मैं भी तुम्हारे साथ दुबई जाऊंगी, वो इठलाई तो रोमान शाह मुस्कुरा दिया। हाँ बेबी, क्यों नहीं, अपने गिफ्ट का हिस्सा लेकर आ जाओ तुम भी मेरे साथ। पूरे इसरार अंदाज में बोलता वो इन दोनों को वहीं अकेला छोड़कर तेजी से बाहर निकला और जन से गाड़ी भगाकर वहां से चला गया। पीछे से अनवर इस गिफ्ट की तरफ बढ़ा जिसे खोलने की कोई जगह नहीं थी। एक ही कवर में उस बॉक्स को रखकर ऊपर से बांधा गया था और इसी जगह एक मसनूई प्लास्टिक का खूबसूरत फूल चिपका था। अनवर ने तेजी से इस फूल को उखाड़कर दूर फेंका और यही उससे गलती हो गई। ये फूल नहीं बल्कि उस बॉक्स में रखे बम का ट्रिगर था, जिसे अलग करते ही टाइम बम ऑन हो गया, जिसकी टाइमिंग रोमान शाह ने सिर्फ 30 सेकंड रखी थी। जब तक इन दोनों ने पूरी तरह बॉक्स खोलकर अंदर झांका, बम में चलते टाइमर में सिर्फ 2 सेकंड बचे थे। मौत को अपने सामने देखकर वो दोनों ही भागना चाहते थे। रोमान शाह को उसकी गद्दारी की सजा देना चाहते थे, लेकिन वक्त कब किसी के हाथ आया है। वो 2 कदम भी झोंपड़ी से बाहर की तरफ ना बढ़ा पाए थे कि एक जोरदार धमाके के साथ आग के मरगोले चारों तरफ फैलकर इन दोनों को भी अपनी लपेट में ले गए।